नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, 27 महीने तक आजम खान जेल में रहे, अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं मिली उनसे मिलने की। अब जब जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं, हफ्ते भर बाद वो उनके दरवाजे पर पहुंच गए और अब कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के दरख्त है। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? इस मुलाकात की बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है अंजू जी। क्यों मुलाकात करनी पड़ी? सवाल ये उठ रहा है। अब बात ये है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मात्र 14-15 महीने बचे हैं। अभी हम अक्टूबर में हैं। नवंबर, दिसंबर 2 महीने तो अब वो 2025 के बचे हैं। पूरा 2026 और 2027 के शुरू में तो सारी कवायदें, सारी जो है वो सब शुरू हो चुका होगा। टिकट बँटवारे से लेकर के सारी चीज़ें। फरवरी मार्च में सारी प्रक्रिया संपूर्ण होती है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर और गोवा में। और उसी साल फिर 2 दूसरे राज्यों के भी होते हैं, आपके हिमाचल के और गुजरात के। तो 2027 में 7 राज्यों के चुनाव। हालाँकि इस बीच ये बंगाल भी है, असम भी है, केरल भी है, कुछ और राज्यों के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को इस बात की आशंका है, इस बात का डर है, ये जानते समझते बूझते हुए भी कि अब आजम खान नहीं रह गए हैं, अब पानी उतर चुका है। उनके विरोध के बावजूद मोहिबुल्लाह को उन्होंने टिकट भी दिया और वो जीत करके भी आए रामपुर से। इसके अलावा मुरादाबाद से भी एक लेडी को टिकट दिया था, उनकी इच्छा के विपरीत दिया था। कई जगह आजम खान की नहीं चली और अखिलेश यादव ने उस समय इस बात की परवाह भी नहीं की। फिर भी एक नॉनसेंस वैल्यू है आजम खान की। वो अभी भी अपनी व्यंग्यबाजी, अपने टॉन्ट और तमाम जो उनकी एक बात करने की का तौर तरीका है, उससे वो कहीं-कहीं तो मुस्लिमों को भ्रमित कर ही सकते हैं ना। तो इसका नुकसान ना हो जाए, या जो चर्चाएँ चल निकली थी कि वो इतने नाराज़ हैं अखिलेश यादव से, इतने नाराज़ हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं। वो कोई अलग से एक गठबंधन बनाने की तैयारी भी चल रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हों, जिसमें ये चंद्रशेखर रावण हों, जिसमें ये आजम खान वगैरह हों। तो ये बात ठीक है कि भई अखिल भारतीय स्तर पर अब देखें तो राहुल गांधी इतनी गालियां बक चुके हैं आरएसएस को, वीर सावरकर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अब मुसलमान अ, उनके पीछे लामबंद दिखाई देते हैं, कांग्रेस के पीछे लामबंद दिखाई देते हैं कि यही ठीक गाली बक लेते हैं तो इन्हीं का साथ दो। और एक माइंडसेट है मुसलमानों का कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसके पीछे खड़े हो जाओ। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, इसकी भी वजह यही है। अभी बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां कांग्रेस का और आरजेडी का अगर गठबंधन है तो उसकी भी वजह ये है कि मुसलमानों का प्रेशर है इन पार्टियों के ऊपर कि आप सब इकट्ठा होकर के ही लड़ो, तभी हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो यहां पर ये ठीक है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलबैयां डाल रहे हैं, साथ हैं। उसका इनाम भी लोकसभा चुनाव में ये चख चुके हैं, मिल चुका है इनको। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई, 6 सीटें कांग्रेस को मिल गई। ये अलग बात है कि उसमें भी कुछ पेंच थे। जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था, अब की बार 400 पार, जी। तो भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को नहीं बता पाई कि 400 सीटें उनको इस बार क्यों चाहिए।
लेकिन इन्होंने उसका एक दुष्प्रचार किया कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण छीनेंगे, तमाम तरह की इस तरह की बातें करके, और जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, उनमें फूट डालने में कामयाब हो गए और इनको कुल मिलाकर के 43 सीटें मिल गई 80 में से। इस सब के बावजूद अखिलेश यादव को लगता है कि आजम खान की जमीन भले ही खिसक गई हो, रामपुर के मतदाता भले ही उनके साथ ना हो पूरी तरीके से, लेकिन एक नॉनसेंस वैल्यू उनके अंदर है, और उन्होंने अगर बयानबाजी शुरू कर दी तो बहुत सारी मुस्लिम पट्टी में, जहां मुस्लिम निर्णायक संख्या में है, वहां पर इनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो मुलाकात करने के लिए गए थे। अब मुलाकात से पहले जो रायता बिखरा है उसको समेटना आसान नहीं है। वो रायता कैसे बिखरा? आजम खान का बयान आया कि साहब, ईद के दिन घर में मेरी बेगम अकेले बैठी रो रही थी और कोई उनसे मिलने तक नहीं आया और किसी ने फोन कॉल तक नहीं किया। अब ये उनका दर्द, उनकी पीड़ा अलग है कि मैं जेल में इतने महीने रहा, 26-27 महीने, और 26-27 महीने पहले रहे थे, बीच में कुछ समय के लिए आए थे, तो कुल मिलाकर के तो वो 4-5 साल की जेल यात्रा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनका कहना ये है कि अखिलेश को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि कभी एक बार भी मुलाकात कर लेते और थोड़ा सा एक सॉलिडरिटी जो है उसका एक संकेत, संदेश दे देते। और अखिलेश यादव क्यों नहीं गए और अब क्यों गए? अब तो ये है कि भाई विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं। जी। वो जो अकड़ फूं थी 37 सीटें जीतने की और प्लस 6 सीटें कांग्रेस की जीतने की, वो भी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि 10 सीटों के लिए जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उनमें से 8 सीटें समाजवादी पार्टी हारी है और बुरी तरह हारी, और बाबा जो हैं वो 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो इनकी गलतफहमी जो है वो निकल चुकी है बहुत हद तक। इनको पता है कि 2027 का चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसलिए जहां जहां जो जो रूठे बैठे हैं उनको मनाने की अब इनको सूझ रही है। तो वो दिमाग में जो एक गलतफहमी थी, घमंड था, एक ईगो थी, वो खत्म है। अब ये है कि जो जहां जहां जिसके कंधे पर हाथ रख करके या पीठ पर हाथ रख करके मना सकते हैं उनको मनाएं, लेकिन डैमेज डैमेज कंट्रोल करना इतना आसान होगा नहीं अंजू जी जी, सर। क्योंकि आजम खान जो है वो काफी नुकसान ऑलरेडी इनका कर चुके हैं। सर वो नुकसान तो मुलाकात के बाद भी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं गाड़ी का, क्योंकि कल बीएसपी की रैली है और आजम खान ये फरमा रहे हैं, चैनल्स पर देखिए वो क्या कह रहे हैं इंटरव्यू दे देकर, कि मैं तो गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं बीएसपी की, अगर गाड़ी आ गई तो मैं चला जाऊंगा। और गाड़ी, फिर कभी कहते हैं कि गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं, फिर कहते हैं मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा। तो सच में ये जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, इसमें मना पाए अखिलेश यादव आजम खान को या नहीं? सवाल तो ये भी है सर। उनके तेवर तो वैसे ही हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, बड़े अलग अंदाज में डायलॉग बाजी करके वो सवाल जवाब करते, बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं। आपने अखिलेश यादव के एक शेर पर गौर नहीं फरमाया। उन्होंने एक शेर सुनाया है। जब पूछा ना लोगों ने कि भाई क्या हुआ, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। ओह तो सर, भाई मतलब बस। अगर अगर खामोशी से ही बात की है, इसका मतलब ये है आजम खान खामोश रहे और ये भी चुपचाप बैठे रहे, और जज्बात जो थे उन्होंने केवल खामोशी से मुलाकात की है, बात की है। यानी आजम खान ने अपने पत्ते नहीं खोले, कुछ कहा नहीं, कुछ गुस्सा निकाला नहीं, और जब महबूबा गुस्सा ना निकाले और बोलना ही बंद कर दे, समझो रिश्ता खत्म। खतरे में है। जब तक वो लड़ रही है, झगड़ रही है, आपको सुधारने की कोशिश कर रही है, तब तक मानो वो आपसे प्यार कर रही है। जब वो खामोशी अख्तियार कर ले तो समझ लो रिश्ता मर रहा है धीरे धीरे।
तो अगर अखिलेश यादव को ये शेर सुनाना पड़ा कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की, तो वो तो अपने आप ही बता रहे हैं कि हुआ क्या है इस 1.5 घंटे में। केवल खामोशी अख्तियार की आजम खान ने। और देखिए, वो पहले ही संकेत दे चुके थे। उन्होंने कहा था अकेले अखिलेश यादव आएंगे, हम्म, उनके साथ कोई नहीं आएगा। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि मेरी बेगम नहीं मिलेंगी उनसे, मेरा बेटा भी नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? क्योंकि बेटा भी भरा बैठा है, बेगम भी भरी बैठी हैं, और ये भी भरे बैठे हैं। और देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, अखिलेश यादव ने किया क्या है। इनकी पार्टी में अलग अलग जगहों, जैसे ये गाजीपुर, मऊ, दूसरी जगहों पर, जैसे ये मुख्तार अंसारी और इकबाल अंसारी, दोनों भाई। मुख्तार अंसारी तो गया हम्म, जेल में रहते रहते। हम्म, प्रयागराज में जैसे अतीक और दूसरे लोग थे। हम्म, धीरे धीरे अखिलेश यादव ने जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिया, उसको उनको अपनी मौत मरने दिया। कितनी बार अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी से मिलने गए, या अतीक अहमद पर कितने बयान देते थे? नहीं दिए। बिल्कुल। या समाजवादी पार्टी में और कोई मुस्लिम नेता इस समय दिखाई देता हो? बस अलग अलग जगहों पर कुछ छुटभइये से नेता हैं, मुसलमान नेता हैं, उनसे अब वो चला रहे हैं, और खुद को ही एक्चुअल में रहनुमा के तौर पर उन्होंने स्थापित और प्रतिष्ठापित करने का जैसे फैसला कर लिया है मुस्लिमों के ऊपर। आजम खान को भी यही लगता है कि भाई, अगर आप मेरे विरोध के बावजूद रामपुर से मोहिबुल्ला को टिकट देते हैं, उनको जितवाते हैं, और उन्हीं की मस्जिद में जाकर के डिंपल यादव को लेकर के फिर राजनीतिक मीटिंग करते हैं, जिसको लेकर के बवाल खड़ा हुआ था वो दिल्ली में, जिसमें ये मांग उठी थी कि भाई, अब ये धार्मिक कर्मकांड तो कर नहीं रहे हैं मस्जिद में, तो पॉलिटिकल मीटिंग्स करवा रहे हैं, तो इनको हटाओ यहां से। तो इस सब को लेकर के उनकी काफी नाराजगियां हैं। उनको लगता है कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए योगी सरकार के टाइम में, और अखिलेश यादव ने कभी इन चीजों पर उतनी बुलंद आवाज में विरोध नहीं किया। सदन भी रोकने की कोशिश नहीं की उत्तर प्रदेश का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा की हो कि भाई आप क्या कर रहे हैं आजम खान के साथ। तो उनकी नाराजगियां अपनी जगह है, तो उनकी खामोशी रही है। मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है ये बताने की स्थिति में अखिलेश यादव है नहीं। पर सर, बाहर आकर तो बड़ी बुलंद आवाज में दहाड़ रहे थे कि देखिए सारे झूठे केस हैं, बीजेपी ने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है झूठे केस दर्ज करने में, बुरी तरह से फंसा दिया इनको। सर, ये बातें उस वक्त क्यों नहीं बोली अखिलेश ने जब वो जेल के अंदर थे? सवाल तो यही है। उनके पास तो एग्जैक्ट कपिल सिब्बल जैसे वकील है सर, जो राज्यसभा की सीट भी इनके समर्थन से जीते हैं। उन्हीं को इनके लिए असाइन कर देते इनका केस लड़ने के लिए, तो ये 27 महीने जेल में ना रहते आजम खान, बहुत पहले बाहर आ जाते। सारे तिकड़म लड़ाने चाहिए थे ना। अगर ये उनकी पार्टी का दरख्त है, फाउंडिंग मेंबर है, पिता तुल्य बताते थे एक जमाने में उनको, तो ये सारी मशक्कत क्यों नहीं की? और आज मुलाकात के बाद पहले कह रहे खामोशी से मुलाकात बात हुई, और बाहर आके कह रहे बड़े अत्याचार कर दिए योगी ने उन पर। नहीं, पुराने नेता तो अभी भी बता रहे हैं, वो पुराने नेता। इस पे गौर करो, पुराने नेता, आज के नेता नहीं। आज पुराने के नेता वो दूसरे खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि साहब, इनकी बड़ी छाया रही है हमारे ऊपर, छाया रही है, अब नहीं है। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है अंजू जी, ये अब भी नहीं मिलते आजम खान से। इनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए नहीं कि ये वाकई उनको मनाना चाहते हैं, या उनको अपने साथ बैठा करके रणनीतियां बनाना चाहते हैं। अब जो अतीत में हुआ सो हुआ, आगे से आपकी सलाह पर ही चलेंगे, हम भी चलेंगे, पार्टी भी चलेगी, ऐसा कोई भाव अखिलेश यादव के मन में नहीं है। तो फिर मुलाकात करने क्यों गए, सवाल ये उठेगा।
मुलाकात करने के लिए बस इसलिए गए हैं कि मुस्लिमों को एक मैसेज दे दें कि देखो, ये तो बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया में आजम खान तो, कि साहब मुझसे मिलने मिलने नहीं गए, मुझसे ये नहीं किया, मुझसे वो नहीं किया। और अखिलेश यादव देखो कितने हम्बल हैं। ये जैसे ही जेल से बाहर आए तो लखनऊ से चल कर के और सीधे रामपुर पहुंचे और उनके घर गए और उनको मनाने की पूरी कोशिश की। ये मैसेज देना चाहते हैं बस मुसलमानों को, ताकि जो आम मतदाता है उसको ये एक बात पहुंच जाए कि भाई देखो, अखिलेश ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो यही ज्यादा अहंकारी है कि इसके बावजूद उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, इसके बावजूद वो बहुजन समाज पार्टी में घुसने को तैयार है, इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, इन सब से गठबंधन बनाने को तैयार है। यही गद्दार है। तो अभी भी अखिलेश यादव एक्चुअल में चतुर सुजान बन रहे हैं। आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि आजम खान जो है वो इस मुलाकात को किस तरीके से लेते हैं और किस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ये चुप रहने वाला आदमी तो है नहीं। बिल्कुल। ये जब भी मौका लगता है ये व्यंग बाण छोड़ता है। आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में जरूर खामोशी अख्तियार की, नहीं बोले, नहीं भड़ास निकाली। तो संकेत आजम खान की तरफ से तो साफ साफ अभी तक तो हैं कि भाई अब हम साथ नहीं हैं। और ये संकेत जब मिल गया था अखिलेश यादव को, वो इसीलिए मुलाकात करने के लिए आए भी हैं, वरना वो इतने ज्यादा ईगोइस्ट हैं, इतने अहंकारी और घमंडी हैं कि वो किसी से मुलाकात करने के लिए जाते भी नहीं है। सर, अब तो ये भी कहा कि मैं तो स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आया था। वो आज़म खान जो जेल से रिहा होने के बाद कहते हैं कि मैं तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद डर कर जेल में अचार से रोटी खा रहा था कि कहीं किसी सब्जी या दाल में मुझको भी जहर ना दे दिया जाए। उसकी हाल उस वक्त पूछनी चाहिए थी ना जब वो अंदर डरा सहमा बैठा था। और आप बिल्कुल सही कहा कि जब उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हुई, अब्दुल्ला जो उनका बेटा है उससे मुलाकात नहीं हुई। अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा था कि जब बुरा वक्त था हमारा तो कोई हमारे साथ नहीं था। तो आप सोचिए कि ये भले उनके दरवाजे पर गए हों लेकिन मिला कुछ नहीं इनको, और पोस्चरिंग ही हो रही है कि हम साथ हैं, जबकि साथ साथ तो कतई नजर नहीं आ रहे। नहीं, एक्चुअल में आजम खान का एक और बयान आया था 3 दिन पहले। हम्म। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब मुलायम सिंह यादव चले गए तब भी मैं राजनीति में बना रहा। मुझे उसी समय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था, संन्यास ले लेना चाहिए था। ये क्या है? क्या मतलब है इस बात का? ये सबको समझ में आ रही है अखिलेश यादव को छोड़ करके। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुलायम सिंह के जाने के बाद उनकी संतान ने धेले का सम्मान नहीं किया मेरा, और मैं मुसीबतों में फंस गया। सैकड़ों मुकदमे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हो गए, हम जेल काट रहे हैं। और जिस समाजवादी पार्टी को हमने संबल दिया, खड़ा किया मुलायम सिंह के साथ रह करके, उस पार्टी ने, उस पार्टी के मौजूदा नेतृत्व ने हमारी कोई मदद नहीं की, रत्ती भर मदद नहीं की। यही कह रहे हैं वो, और क्या कह रहे हैं जी। लेकिन सर, अखिलेश यादव ने अपने पिता का कितना सम्मान किया था सर, वो तो हम सबने देखा है। मंच से कैसे उतार दिया था, कैसे गद्दी ली, सीएम की कुर्सी पर कैसे बैठे, अपने चाचा को उतार दिया। और उन्होंने कहा था कि पिता तुल्य है। तो जब अपने पिता का जो सम्मान ना करे सर, वो पिता तुल्य मानने वाले का सम्मान करेगा? आजम खान कहाँ उम्मीद लगाए बैठे अखिलेश से सम्मान की सर। देखिए, ये बात तो योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार सदन में खड़े होकर के कह दी थी और बहुत बुरी तरह धुतकार दिया था अखिलेश यादव को, जो जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया वो किसी और का सम्मान क्या करेगा। और ये बातें हैं भाई, ये नहीं, किसका सम्मान करते हैं वो? अपनी पार्टी में भी किसका सम्मान करते हैं? ये यादव कुल क्या कोई गैर हिंदू कुल है क्या?
क्या भगवान राम का सम्मान करते हैं? 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। सबके लिए दरवाजे खुल गए थे भगवान राम के मंदिर के। गए क्या आज तक? या उनकी पत्नी गई हो, या उनके चाचा गए हों, कोई रिश्तेदार गया हो, या इंडी अलायंस का कोई घटक दल, कोई नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनमें से अयोध्या गया हो? और जब ये एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर थे 2012 से 2017 तक, तब इन्होंने धर्म स्थलों की और राम जन्मभूमि की भी क्या गत करके रखी हुई थी। सरयू की क्या हालत थी, वहां पर सड़कों की क्या हालत थी, अवध अयोध्या में गंदगी का क्या आलम था, विकास के नाम पर क्या किया था इन्होंने। ये कह करके तो चिढ़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सारे व्यंग कसते थे। और बाकी का तो छोड़ दो, बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उधर उद्धव ठाकरे, जब उनका धर्म और ईमान बदल गया और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए, जब उन्होंने विचारधारा त्याग दी अपने पिताजी की, तो वो भी यही पूछने लगे कि जी मंदिर तो वहां बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो भैया तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया। अब तो बल्कि राम दरबार भी बन गया है, ऊपर भी कंप्लीट हो गया। अब तो जो पूरे परिसर में परकोटे में जितने मंदिर बनने थे वो भी बन करके लगभग तैयार है। दिसंबर तक सारा ही कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल तो गए क्या? तो ये एक्चुअल में इन्होंने जो राह पकड़ी है ना मुसलमान वोट हासिल करने के लिए, वो बड़ी आत्मघाती है, बहुत आत्मघाती है। और आजम खान जैसे, जो, मैं तो इनको भूमाफिया ही कहूंगा। सर, आप आप भूमाफिया कहेंगे? आज शोर मचा रहे थे ना, मैंने तो एक सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, मुझे भूमाफिया का तमगा दे दिया गया, मेरे पे मुझे 21 साल की 37 साल की सजा सुना दी, 113 केस मेरे पे चल रहे। कैसे रोना रो रहे थे, कितना विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि जिन लोगों की जमीन थी मैंने तो कहा कि आकर ले जाओ, मैं तुमको ज्यादा पैसे दे देता हूँ, ये सब बोल रहे थे। सर, ये सारी बातें अदालतों में क्यों नहीं बताते सर, ये तथ्यों के साथ? सजा क्यों हो गई? हाँ, गुनाह साबित हुआ होगा तभी तो सजा हुई है। और जो बाकी के मुकदमे हैं उनमें भी बचेंगे नहीं ये, क्योंकि जब आप पावर में होते हैं, पद पर होते हैं, तो आपका जो अहंकार है वो सबसे पहले तो सही और गलत का फैसला करने वाली बुद्धि को हर लेता है। और उसके बाद आपको लगता है कि आप तो हमेशा के लिए इस पद पर आ गए, इस कुर्सी पर आ गए, अब आपको कौन हटाने वाला है। इसी गलतफहमी में तो ये नेशनल हेराल्ड वाला केस हुआ था। माँ बेटा को लगा था कि हम तो अब हमेशा के लिए पावर में रहेंगे, तो हम चाहे जो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में हमने देखा है, इस सोच के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने किस किस तरह के धत्कर्म कर रखे हैं। और देखिए, हमेशा एक जैसे दिन होते नहीं हैं। हमेशा आप उरूज पर रहते नहीं, अर्श पर रहते नहीं, फर्श पर भी आते हैं। और उसके बाद फिर आपका हिसाब किताब होना ही होता है। और आजम खान ने तो एक्चुअल में वैसे भी बहुतों को दुश्मन बना के रखा हुआ था। आपको याद है एक बार पार्लियामेंट में चेयर पर एक महिला बैठी हुई थी, जो सभापति उस समय चेयर पर नहीं थे, रिप्रेजेंट और कर रही थी। वो, हाँ, वो रिप्रेजेंट कर रही थी। उनके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी आजम खान ने की थी, याद आ गया मुझे। बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसका सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी जबरदस्त विरोध हुआ। फिर ये सफाई देते फिर रहे थे। इन्होंने तो बाकी तो छोड़ दीजिए, पता नहीं आपके शो पर मुझे कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, जया प्रदा के अंतर वस्त्रों के कलर की बात की थी एक बार।
और जब सोचो इन्हीं की पार्टी की थी ना। तो इतने गंदे जहनियत के लोग हैं ये, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और देखिए, सबके धत कर्मों का हिसाब किताब यही हो जाता है। वो पुनर्जन्म वाली बात तो छोड़ ही दीजिए, इसी जन्म में आपको वो सारा भुगतना पड़ता है जितना आप गंदा काम करते हैं। तो आप भुगते ना, अब क्यों रो रहे हो? सर, आपको लगता है कि आजम खान इस वक्त जिस स्थिति में है, खुद को बेचारा साबित करने में लगे हुए हैं और अपने स्वास्थ्य की बार बार बात कर रहे थे, आपको लगता है कि वो रेलिवेंट है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, बात ये है कि हर एक का अपना एक दौर होता है और अपना एक काल होता है। ये इनका काल बीत चुका, इनका दौर बीत चुका। अब तो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व भी अगर इनका हालचाल आकर के ले रहा है तो उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, वरना वो भी समझते हैं कि आपके पल्ले में कुछ बचा नहीं है। और अब तो वो रहनुमा बन गए हैं, मुसलमानों के खुद ही रहनुमा बन गए हैं। तो फिर आजम खान या अतीक या मुख्तार या इकबाल, इन सब की कोई हैसियत बची नहीं है। तो अखिलेश यादव को पता है कि भाई अल्टीमेटली जब चुनाव आता है हम्म। तो टिकट लेने के लिए यही सब लाइन में आकर के लगते हैं। हम्म। उनको आप टिकट देते हो, उसके बाद उनके लिए अखिलेश ही प्रचार के लिए जाते हैं, और वहां पे जो भी परिणाम आते हैं पक्ष में या विपक्ष में, उसमें एक सीधा सा फलसफा है ऑल इंडिया लेवल पर कि मुसलमान जो हैं वो उसको वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। तो वो बातें उत्तर प्रदेश में भी लागू होती हैं। वहां फिर आजम खान हो ना हो, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में हो या ना हो, अतीक है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आजम खान को अपने बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी कुछ भी है तो वो निकाल करके रखनी चाहिए। अब वो होता है ना कि वो शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब संध्या काल है। हमारे हिंदू धर्म में सनातनी तो भजन में, दूसरे कामों में अपना समय लगाते हैं। इनके इस्लाम में क्या करते हैं ये वो जाने, पर उनको उस तरफ ध्यान लगाना चाहिए। अब ये सर फ्यूज फ्यूज बल्ब हैं, इनमें रोशनी खत्म हो रही है। सर जैसे वो एक उन्होंने ऑरा बना रखा है, या जिसे कहते हैं डरा रहे हैं एक तरह से अखिलेश को बीएसपी में जाने की गिदड़ धमकी दे रहे हैं, आपको लगता है सच में आजम खान के पास कुछ ऑप्शंस हैं? कोई लेगा उनको, या खुद अपनी पार्टी बनाने का मादा उनमें इस वक्त है, जिस तरह से वो कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं? देखिए, वो सब तो ठीक है, कानूनी पचड़े, गिरफ्तारी, जेल, ये सारा कुछ तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि नॉनसेंस वैल्यू है उनके पास अभी। तो इसलिए बहन जी की पार्टी की वैसे ही हालत खराब है। एक एमएलए है। अच्छा, कांग्रेस के पास 2 एमएलए हैं। रावण एक सीट कैसे जीत पाया नगीना वाली, वो जाने। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ किसी तरह से बार बार बीज डाल करके कुछ पैदावार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं है। तो ये सारे मिल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। और अगर उन्होंने कोशिश की तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तो होगा नहीं, वो तो बिल्कुल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ही होगा, जो भी होगा। तो उसी नुकसान को टालने की कोशिश है अखिलेश की तरफ से, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, नुकसान को टालने की कोशिश है, लेकिन अब मुलाकात में 1.5 घंटे में दोनों के बीच क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। पता नहीं उस दौरान आजम खान ने कौन कौन से जुमलों का इस्तेमाल करके क्लास लगाई होगी अखिलेश यादव की, कि बाहर आते ही बोलने लगे कि सारे झूठे केस हैं, बीजेपी ने तो रिकॉर्ड बना लिया, जो बातें वो पहले कभी नहीं बोले अब बोले हैं। तो देखते हैं अब कितनी भरपाई कर पाते हैं इस नुकसान की वो। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।
वंदे मातरम।